Hello students, I welcome you all to our Springdale Senior Secondary School online learning platform. Today we will be dealing class 10 chapter 14 economic concept and planning. In this video lecture we will get to know about, but before that I would request you all to like and share the session once, and those who are new in the channel, please don't forget to subscribe it. Now let's see what are going to discuss in this chapter. Number 1, general introduction of national income, calculation of national income in India, sectors of economy, historical changes in sectors, increasing importance of tertiary sector in production, economic growth and economic development, economic progress, economic development, continuous development or sustainable development, related development, human development, planning in India, objective of economic planning in India, 5-year plans in India, Niti Aayog, and important points. We are discussing about economic concept of planning. It is a kind of terminology, development of family, country are depend on economics. Every person goals are different. Some people want increase in price rate, some people want decrease in price rate. So let's take illustration. कोई भी पर्सन किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करता है तो वो चाहता है कि उसका जो प्राइस हो वो हाई हो, बट एज अ कंज्यूमर और कस्टमर जब हम वो चीज़ मार्केट से या उनसे परचेज़ करते हैं तो हम क्या चाहते हैं कि हमारा जो लेने का जो प्राइस हो वो कहीं ना कहीं लो हो. तो दोनों के जो प्राइस हैं उनमें वेरिएशन आ गए, एक अप और एक लो. तो जो प्राइस है वो क्या हमारी कंट्री के लिए ग्रोथ करेगा? नो, नॉट एट ऑल. उस प्रोडक्शन का सेल आउट होने के बाद जो मनी मिला वो एज अ इनकम सोर्स हमारी कंट्री के लिए एज अ इकोनॉमिक ग्रोथ और किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट में वर्क करेगा. व्हाट इज़ इनकम? इट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पर्सन, फैमिली, नेशन. किसी भी पर्सन के डेवलपमेंट का जो मेन फैक्टर है वो है इनकम. इनकम सोर्स अच्छा है तो उसकी लाइफस्टाइल अच्छी है, वो सारे अपने वर्क कर सकता है, एजुकेशन ले सकता है, हेल्थ हाइजीन अच्छी हो सकती है, सब कुछ इनकम पे ही डिसाइड करता है. नेक्स्ट, पर्सनल इनकम डिटरमाइन द लाइफस्टाइल, सोशल स्टेटस एंड मटीरियल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस. किसी भी पर्सन की पर्सनल इनकम सोर्स अच्छी है तो वो बहुत सारे चीज़ें खरीद सकता है, लाइक उसकी जो लाइफ स्टाइल है या सोशल स्टेटस है वो चेंज हो जाएगा. उसके पास बहुत सारा सामान होगा, लाइक जो भी हाउस होल्ड थिंग्स हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं. इनकम सोर्स अच्छी है तो वो सब कुछ परचेज़ करके एज अ लग्जूरियस लाइफ सर्वाइव कर सकता है. नाउ नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट नेशनल इनकम. National income is the total income of the source of production and not the income of citizen. Monetary value of all products and services during a particular period, one financial year in a country. National income. National income क्या होती है कि टोटल इनकम ऑफ प्रोडक्शन, जो पूरी इनकम. सपोज़ मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि पेन का जो प्रोडक्शन हुआ उससे जो इनकम सोर्स हमें मिला वो क्या है, वो हमारी इनकम हुई. पर्टिकुलर सिटीजन की इनकम नहीं हुई, पूरे ईयर में कितनी गुड्स और सर्विसेज सेल आउट या उसका प्रोडक्शन होने के बाद उससे जो हमको इनकम सोर्स मिली वो हमारी नेशनल इनकम होती है. और जो नेशनल इनकम होती है वो हमको फाइनेंशियल ईयर में ही कैलकुलेट करनी पड़ती है. और आपको पता ही होगा फाइनेंशियल ईयर
का डेट क्या है? जो हमारा फाइनेंशियल ईयर 2020 है वो स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल टू 31 मार्च। 1 अप्रैल टू 31 मार्च ये पीरियड फाइनेंशियल ईयर कहलाता है। इसको हम फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। जो भी कैलकुलेशन हमारे नेशनल इनकम की होएगी वो इसी ईयर में होएगी। नेशनल इनकम was first calculated by दादाभाई नारोजी in 1868 बिफोर इंडिपेंडेंस। जब हमारा कंट्री का इंडिपेंडेंस नहीं हुआ था उससे पहले ही उन्होंने नेशनल इनकम को कैलकुलेशन करना शुरू कर दिया था, जिसके थ्रू पता चल सके कि हमारी जो कंट्री है उसको कितना इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है। By calculating national income, we can find out how is our economy performing and which sector is contributing how much in economic growth. क्या रीज़न है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का? वो सुनिए। वो ये है कि जो नेशनल इनकम है वो कैलकुलेट होने के बाद हमारी कंट्री की जो इकोनॉमिक किस तरीके से परफॉर्म कर रही है, कौन सा सेक्टर हमारी का इकोनॉमी में ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है एज अ ग्रोथ, वो हमको नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के बाद ही पता चलता। सेक्टर इन द सेंस इन इकोनॉमिक activity, 3 types of sectors. First one is agriculture, another one is secondary, and third one is tertiary. Earlier, पहले लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे। बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व थे पहले, फिर धीरे धीरे वो चेंज होकर सेकेंडरी में आए और अब सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर्स टर्शरी में बहुत ज़्यादा रोल है पीपल का। टीचर्स, डॉक्टर, वो एज अ प्रोडक्ट वो सर्विसेज नहीं देते हैं, पर जो उनकी सर्विस सेक्टर है उनका जीडीपी के अंदर बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट पर कैपिटल इनकम। इट मीन्स पर पर्सन इनकम। नाउ लेट्स सी how to calculate per capita income. So let's take illustration. Suppose one country में 100 people की population है, another country में 40 people की population है। जिस कंट्री में 40 people की population है उस कंट्री ने नेशनल इनकम में एज अ 8,000 कंट्रीब्यूशन किया, और जिस कंट्री में 100 people थे उस कंट्री ने एज अ 10,000 कंट्रीब्यूशन किया नेशनल इनकम। तो वेरिएशन आया दोनों के बीच में 2,000 का। तो आप ये कहेंगे कि जिसने 10,000 एज अ नेशनल इनकम कंट्रीब्यूट किया वो लीडिंग कंट्री है। नो, विद द हेल्प ऑफ पर कैपिटा इनकम we just going to analyze which country is leading one. So what is the formula of per capita income is national income upon population. तो फर्स्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे 100 people के पॉपुलेशन वाली कंट्री की। तो उनका जो नेशनल इनकम था वो 10,000 था। पॉपुलेशन कितनी थी? 100। हमने उसको डिवाइड किया तो हमारे पास कितना अमाउंट आया? 100 रुपीज़ पर पर्सन कैपिटल आया। वहीं जहाँ पे 40 पीपल की पॉपुलेशन थी उनकी नेशनल इनकम थी 8,000 रुपीज़। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सबसे पहले नेशनल इनकम 8,000 रखेंगे, उसके बाद पॉपुलेशन 40 से हमने डिवाइड किया तो हमारे पास कितना आया? 200 पर पर्सन कैपिटल। तो अब आपको डिफरेंस पता चला कि एक जिसने 100
पीपल पॉपुलेशन थी उन्होंने पर पर्सन 100 रुपीज़ का ही कंट्रीब्यूशन किया, पर जिसमें 40 पीपल की पॉपुलेशन थी उसने एज अ 200 कंट्रीब्यूट किया हमारे इकोनॉमी में। ये आपको समझ में आया कि ज़्यादा पॉपुलेशन होने से, नेशनल इनकम हाई होने से कोई लीडिंग नहीं है। जब पर कैपिटा इनकम जब पर पर्सन की जब कैलकुलेट करेंगे उसमें जब कंट्री लीडिंग है वही कंट्री एज अ लीडिंग वन है। नाउ नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट GDP. The full form of GDP is Gross Domestic Product. Sum of monetary value of all finished goods and services produced with the country during a financial year is called GDP. GDP is sum of all the three sectors. GDP is used to measure the economy. अब हम बात करते हैं GDP है क्या। जो गुड्स और सर्विसेज के ऊपर जो वैल्यू प्रोड्यूस होती है पूरे 1 ईयर फाइनेंशियल ईयर, उसको क्या कहते हैं, GDP कहते हैं। तो जो GDP की वैल्यू होती है वो हमारे नेशनल इनकम से ज़्यादा होती है। कैसे? GDP गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू है, वहीं नेशनल इनकम उनसे या उस वैल्यू से होने वाली इनकम है। लेट्स टेक विद द हेल्प ऑफ इलस्ट्रेशन। मैंने किसी कंपनी में एक प्रोडक्ट लॉन्च किया या बनाया, उस कंपनी का वो प्रोडक्ट 1 लाख रुपीज़ में प्रिपेयर हुआ। अब मेरे साथ 4 पीपल और इन्वॉल्व थे क्योंकि अकेले तो पॉसिबल नहीं है। उसके बाद मेरी 15,000 रुपीज़ की नेशनल इनकम हुई। अब मुझे ये देखना है कि पर पर्सन कितना कंट्रीब्यूशन हुआ, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट करूँगी। तो फॉर्मूला क्या था, नेशनल इनकम अपॉन पॉपुलेशन। तो मेरी जो नेशनल इनकम थी वो कितनी थी, 15,000, और उस कंपनी में इन्वॉल्व कितने लोग थे, 4 पीपल। तो वहीं हमने इसको 15,000 को 4 से जब डिवाइड किया तो 3,750 समथिंग कुछ अमाउंट मेरा आया। वो जो अमाउंट मेरा आया वो क्या था, मेरा पर कैपिटा इनकम 3,750 पर पर्सन उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। तो GDP नेशनल इनकम से ग्रेटर कैसे है कि जो प्रोडक्ट की कॉस्ट थी वो थी 1 लाख और उससे नेशनल इनकम हुई थी वो थी 15,000। क्लियर है? जो GDP होता है वो सारे सेक्टर्स का सम करके देखता है कि कैसे वो बेनिफिशियल है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। कौन सा सेक्टर ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है एज अ इकोनॉमी में, वो भी ये पोर्शन देखता है। Sectors of economy, we find people involved in different economic activities. Those activities produce goods and other provide services. How to classify them in different categories? These categories are also known as various sectors of economy. 3 sectors of economy. First one, primary sector. It produces good by using natural resources in direct form. Many activities based on direct use of natural resources as cotton cultivation. It's depend on natural factors like rainfall, sunlight, climate. These are also known as primary activities and it is also known as agriculture allied sector. जैसा कि हम सबको पता है कि जो प्राइमरी सेक्टर है वो डायरेक्टली एग्रीकल्चर के ऊपर ही बेस्ड करता है। किस तरीके से नेचुरल रिसोर्स एज फिनिश गुड में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद जो हमें प्रोडक्शन होता है वही सब प्राइमरी सेक्टर में आता है। नेक्स्ट वन इज़
secondary sector. In this sector, products are transformed into other form through manufacturing process. It is the next to primary sector. It can be done in some factories, workshop or at home. For example, spinning from cotton fiber and then weaving textile. This sector is associated with different industry, so it is also known as industrial sector. अब ये इंडस्ट्री सेक्टर ऐसा है जिसमें जो वो प्रोडक्ट है वो एज अ ट्रांसफॉर्म्ड हो जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, और उसके लिए बहुत सारी फैक्ट्रीज़, वर्कशॉप, ये सब रिक्वायरमेंट होता है। तो जो मशीनरी से रिलेटेड होता है वो सारा कुछ सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आता है। नाउ थर्ड वन इज़ टर्शरी सेक्टर. इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम first two sector. These activity helps in development of primary and secondary. It provides service instead of producing goods, so it is also known as service sector. जैसा कि आप सभी को पता है कि जो टर्शरी सेक्टर है जनरली हम उसको सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर कहते हैं। जो टू सेक्टर्स है प्राइमरी एंड इंडस्ट्री जो सेक्टर है, लाइक प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर, वो थर्ड वन टर्शरी सेक्टर पे टोटली डिपेंड करता है। जो भी उनका जो वर्क, एग्जाम्पल वीट प्रोड्यूस हुआ, वीट के बाद कुछ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी चाहिए थी, तो कंपनी ने अपने जो फैक्ट्रीज़ है उन्होंने अपना ट्रांसपोर्टेशन दिया। फिर वो जो ट्रांसपोर्टेशन दोबारा पीपल के पास आया, वो किसके थ्रू आया, और उस में से लोगों ने उसको सर्विस दे दे के लोग सेल आउट किया। तो वो सब टर्शरी एक्टिविटी का ही पार्ट है कि दोनों सेक्टर में वर्क हो गया, पर जो लास्ट में इसको एज अ सर्विस प्रोवाइडिंग जो वर्क मिलना चाहिए था वो किसके हेल्प से मिला, टर्शरी सेक्टर के थ्रू मिला। इस सेक्टर को जनरली सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर भी बोला जाता है। कैसे कि इसमें तो गुड प्रोड्यूस नहीं होते, प्राइमरी में गुड प्रोड्यूस होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में वो मैन्युफैक्चर्ड होते हैं, बट इसमें गुड प्रोड्यूस नहीं होते, इसमें सर्विसेज दी जाती है। किस तरीके से ऐसे ऐसे जो डिपार्टमेंट है वो अपनी सर्विसेज दे के कंट्री का प्रोडक्शन करते हैं। There are also certain services which do not help in making any production. ऐसे बहुत से सर्विसेज है जहाँ प्रोडक्शन नहीं होता, लाइक टीचर, डॉक्टर, वॉशरमैन, हेयर ड्रेसर, क्रॉबलर, एडवोकेट, अकाउंटेंट. Is new services based on information technology like internet, cafe, ATM booth, call center and software companies आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. अब जैसा कि आपको सभी को पता है कि कुछ ऐसे ऐसे सर्विस डिपार्टमेंट है जो प्रोडक्शन के बेसिस पे क्या करते हैं, प्रोडक्शन नहीं करते हैं किसी चीज़ का, वो सिर्फ और सिर्फ सर्विस देते हैं। और वो सर्विस किस फॉर्म में देते हैं, टीचर, डॉक्टर्स। और अगर हम अभी जो बात करें तो आईटी सेक्टर में बहुत ज़्यादा सर्विसेज हो गई है, तो वो जो सर्विसेज है वो किससे रिलेटेड, किससे बड़ी है, लोगों को किससे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिला है, वो है इंटरनेट, कैफ़ेज़, एटीएम बूथ, कॉल सेंटर, क्योंकि वहाँ पे भी लोगों की रिक्वायरमेंट है एज अ वर्क करने के लिए। तो ये जो सेक्टर है ये प्रोडक्शन की बजाय सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर है और ये सर्विसेज देता है। और इस समय ये जो टर्शरी सेक्टर है ये लीडिंग सेक्टर है। Historical changes in sector. It has been noticed in most developed countries that primary sector was important in the initial stage of development. More production, people got engaged in other occupation, number of craftsmen and traders increased. People joined transport administrative, goods were produced, primary sectors. People employed in this sector. Factories came into existence with new method of manufacture and people began to work in them. From production and employment point of view, because products were cheap in factory
and work done in extra time. Most of the workforce is employed in service sector. हिस्टोरिकल चेंजेस इन सेक्टर्स में हम ये देखते हैं कि किस तरीके से प्राइमरी से सेकेंडरी से टर्शियर में इकोनॉमी ग्रो करी है और किस तरीके से इनमें चेंजेस आया है वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी सेक्टर की। तो प्राइमरी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर था जो बहुत हर जगह, पहले किसी भी कंट्री की जब हम बात कर रहे हैं इनिशियल स्टेज में सब प्राइमरी सेक्टर में ही इन्वॉल्व करते थे। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी उसमें इम्प्रूव होने लग गई थी, लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल उसके अंदर इन्वॉल्व हो गए थे, तो बहुत सारे लोगों को क्या करने मिलने लग गया था, एम्प्लॉयमेंट मिलने लग गया था। कोई अनएम्प्लॉयड नहीं था, वहाँ पे अपॉर्चुनिटी थी तो लोगों को ऑक्यूपेशन मिलना शुरू हो गया था। और टेक्नोलॉजी बढ़ी तो हाई वैरायटी ऑफ सीड्स वगैरह इन सब का यूज़ करने लग गए थे। धीरे धीरे क्या हो गई थी, उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन होल्ड कर ली थी और जो प्राइमरी एक्टिविटी है वो बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड हो गई थी। उसके बाद क्या हुआ, हम प्रोडक्शन अच्छा करने लगे, लोगों को क्या होने लग गया, बेनिफिट होने लग गया, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलने लग गई। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि अभी कंटिन्यूस किसी एक ही चीज़ का प्रोडक्शन हुआ तो अब क्या है कि टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हुई है तो और कुछ करने का सोचा तो नीड इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, है ना। तो सुना ही होगा कि जो चीज़ हमको ज़रूरत होती है उसका हम कुछ ना कुछ इन्वेंशन कर ही लेते हैं। तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जब ये सारी चीज़ें और जो जीडीपी थी उसमें भी जो प्राइमरी सेक्टर है वो अच्छा खासा कंट्रीब्यूट करने लग गया। ऐसे ही हम लोग डेवलप कंट्री की बात करें तो उनमें भी ऐसा ही हुआ था, वहाँ पे भी मेन एम्फेसिस पहले प्राइमरी सेक्टर को दिया था। वैसे लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलने लग गई थी, वर्क मिलने लग गए थे, लोग बहुत ज़्यादा काम करने लग गए थे। उसके बाद जैसे जैसे अब सोचा कि प्राइमरी सेक्टर में तो हमेशा एप्पल का प्रोडक्शन होता है तो वो एक थोड़ा लोगों को खाने में मज़ा नहीं आया। तो हमने क्या किया, उस एप्पल से फिर क्या किया, एप्पल से हमने कुछ जैम बनाना शुरू कर दिया और भी फ्रूट उसके अंदर मिला दिए। तो जिससे ज़्यादा हमने क्या किया, कुछ नया इन्वेंशन किया तो उस समय वो एज अ बडिंग का काम कर रहा था। धीरे धीरे क्या होने लग गया, ग्रो होने लग गया। फिर न्यू मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन आने लग गए, जिससे क्या हो गया, हमने डिफरेंट मेथड्स लिए, फैक्ट्रीज़ में ओपन होने लग गई तो वहाँ ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होने लग गए और वहाँ पे लोगों को काम मिलना शुरू हो गया था। फिर उसके बाद देखा जाए तो हमारा जो सेकेंडरी सेक्टर है वो भी ग्रो करने लग गया था। उसके बाद जब हमारा दोनों सेक्टर प्राइमरी प्लस सेकेंडरी सेक्टर जब ग्रो हो गया था तो उसके बाद जो इम्पोर्टेंस जो चीज़ दी जा रही थी वो सर्विस सेक्टर पे दी जा रही थी। अब सर्विस सेक्टर, जैसा कि आप सभी को पता है कि टर्शरी सेक्टर एक सर्विस सेक्टर ही है जो क्या करता है, प्रोडक्शन के जो एफिशिएंट प्रोड्यूस करता है और उससे भी लोगों को जो इनसे काम होता था और जो इन रिटर्न सर्विसेज मिलती थी वो टर्शरी सेक्टर से मिलने लग गई थी। तो अब कोई भी कंट्री का जो प्रोडक्शन है वो एम्प्लॉयमेंट है वो किसके ऊपर है, जीडीपी पे बेस्ड है कि किस हिसाब से। जीडीपी है क्या, प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन से फिर किस तरीके से उनको एम्प्लॉयमेंट वगैरह वो सारा मिल रहा है, तो वो सब उसी का पार्ट है। अभी पहले इसका कंट्रीब्यूशन देखा जाए तो 1973-74 में प्राइमरी सेक्टर का जो शेयर था वो बहुत ज़्यादा था एज अ एग्रीकल्चर एक्टिविटी में।
और इसका बहुत मेजर रोल प्ले करती थी ये प्राइमरी सेक्टर उस टाइम में। बट जब हम बात करें 2013-2014 की, तो जो टर्शरी सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका था। Rising importance in the tertiary sector. First, some services are basic services like hospital, police and government to provide them to the people. कुछ ऐसी सर्विसेज होती हैं जो बेसिक सर्विसेज होती हैं, लाइक हॉस्पिटल हर किसी की रिक्वायरमेंट है, हर किसी को जाना होता है, हर किसी का ट्रीटमेंट होता है, बेबी टू ओल्ड पर्सन, पुलिस सिक्योरिटी के बेसिस पे, स्कूल्स, एजुकेशन, ये जो कुछ सर्विसेज हैं ये बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करती है। तो उसके लिए गवर्नमेंट को इसमें पीपल अपॉइंट करने पड़ते हैं। वो पीपल एज अ सर्विस की तरह वर्क करते हैं। तो बहुत सारे जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, पुलिस स्टेशंस, स्कूल्स वगैरह में सर्विस प्रोवाइडर एज अ पीपल वर्क करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ डेवलपमेंट ऑफ कल्चर एंड इंडस्ट्री टू द डेवलपमेंट ऑफ सर्विस सेक्टर, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज। जिस तरीके से हम देखा जाए तो डेवलपमेंट ऑफ कल्चर, जिस तरीके से कल्चर का डेवलपमेंट हो रहा है, इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट हो रहा है कि इंडस्ट्रियाँ बन रही है सर्विस सेक्टर में, उसमें लेबरों को एम्प्लॉयर को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिल रही है, किसके थ्रू ट्रेड, बिजनेस करके, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, इन सब के थ्रू। थर्ड वन इज़ राइज इन इनकम लेवल इंक्रीज द डिमांड फॉर सर्विसेज। जिस तरीके से लोगों का इनकम सोर्स बढ़ रहा है, लाइक हम बात करते हैं कि पहले जो लेडीज़ थी वो इतनी उनकी जो लायबिलिटीज़ उनके ऊपर यूज़ की थी, तो उनका इतना इम्पोर्टेंस एजुकेशन में था नहीं। अब धीरे धीरे क्या था, सब कुछ इक्वालिटी आ गई, एज अ पॉपुलेशन सब एसेट की तरह काम कर रहे हैं। तो जो घर में विमेंस हैं वो भी एज अ जॉब करने के लिए जाते हैं, इनकम लेवल बढ़ गया है, इनकम लेवल बढ़ गया, जॉब करते हैं। पहले खुद ही वर्क करते थे, अब मेड वगैरह आती हैं वर्क करने के लिए। उसके बाद थोड़ा और इनकम सोर्स बना, तो पहले हम हाउस में ही खाना खाते थे, फिर रेस्टोरेंट्स यूज़ करने लगे। तो कहने का मतलब है धीरे धीरे जब इनकम सोर्स बढ़ा तो डिमांड फॉर सर्विसेज, बहुत सारे लोगों की रिक्वायरमेंट होने लग गई हर किसी चीज़ के लिए, लाइक मेड हुआ और वॉशरमैन, वॉट एवर इट इज़, जो भी हाउस होल्ड का वर्क करने के लिए। तो उन लोगों के लिए भी क्या हुआ, एज अ सर्विस अपॉर्चुनिटी मिलने लग गई। फोर्थ वन इज़ ओवर अ पीरियड टाइम न्यू सर्विस हैव emerged such as information technology. The production of these services has been rising rapidly. और हम बात करते हैं कि और कहाँ कहाँ जगह है जहाँ सर्विस सेक्टर इतना ज़्यादा एडवांस हो गया है। अब हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आजकल सब कुछ डिजिटलाइज हो गया है। तो इन आईटी सेक्टर्स में इतना ज़्यादा ग्रो हुआ है कि इनके लिए जो सॉफ्टवेयर कंपनीज़ या कुछ ऐसे नेटवर्किंग वर्क है जिसमें पीपल रिक्वायरमेंट है और वो पीपल एज अ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, बहुत जल्दी ये जो सेक्टर है वो और ज़्यादा डेवलपमेंट कर रहा है इन सारी चीज़ों के थ्रू।